क्वेश्चन ये कहता है 2 सेकंड का इंटरवल है, तो ऑब्वियसली अगर वो अभी फेंकता है t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे यहाँ होगा, t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे यहाँ वापस आ जाएगा। समझे क्या? लेकिन ऊपर फेंकने का वेलोसिटी है u, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब देखो एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है g के बराबर, ये 0 है, u निकालना है माइनस g एंड t के जगह पे 2, तो u शुड बी इक्वल्स टू 2g। अब आप g का वैल्यू हम देख रहे हैं जैसे ऑप्शन में 19.6 लिखा हुआ है, तो अगर 19.6 है तो 9.8 लीजिए, तो ये 19.6 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर 19.6 मीटर पर सेकंड होगा तो केवल 2 बॉल हवा में रहेगा। ओके, लेकिन बोला है मोर देन 2 बॉल्स, लिखा है ना वहां पे, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। तो मोर देन 2 बॉल्स के लिए आपका स्पीड 19.6 से ज्यादा होना चाहिए ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, your v required should be greater than 19.6 मीटर पर सेकंड। समझे क्या? ठीक है, यही था आपका। एक और है, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकंड ऑफ द एसेंट इज। एसेंट का लास्ट t सेकंड, एसेंट का लास्ट t सेकंड मतलब जब ये ऊपर जा रहा है। मान लो आप यहाँ किसी बॉल को ऊपर की तरफ u से फेंकते हैं, ये ऊपर जाता और इस पॉइंट पे जब पहुंचता है तो उसका v 0 होता है। अगर हम इस टाइम को t इक्वल्स टू 0 कह दें तो यहाँ का टाइम t इक्वल्स टू t है, पहले ये t निकालते हैं और फिर देखते हैं कि टाइम जो निकला है उसमें लास्ट सेकंड का कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। हमने लगा सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, तो v0 इज इक्वल्स टू u माइनस gt, या फिर जो टाइम निकलेगा वो होगा u बाई जी। अब लास्ट देखो, अगर टाइम ऊपर जाने में लगता है 10 सेकेंड, अगर ऊपर जाने में लगता है 10 सेकेंड, तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको बात करना होगा 10th सेकेंड का। अगर ऊपर जाने में लगता 8 सेकेंड, तो आपको बात करना हो 8th सेकेंड का। सही है? तो अगर ऊपर जाने में लगा t सेकेंड, तो आपको बात करना होगा ना tth सेकेंड का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट tth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट tth सेकेंड, क्या हम लिख सकते हैं एसेंट इज इक्वल्स टू, याद कीजिए u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, u है, a में g बाई 2 हो गया 2, n के जगह पे हम लोग इस का वैल्यू पुट करेंगे u बाई जी माइनस 1। चलो थोड़ा मल्टीप्लाई करो, u माइनस इससे मल्टीप्लाई कर अंदर, देखो 2 से 2 कटा, g से g कटा, फिर से u आया और माइनस माइनस प्लस g बाई 2 आया। सो आंसर इज g बाई 2, आंसर इज g बाई 2। है कुछ ऑप्शन? देखो तो आंसर देखो तो 34। यहां पे एक गोल पोस्ट है 10 फीट हाइट का, और जहां से बॉल रखा है वहां से यहां तक का डिस्टेंस है 40 यार्ड, आप 120 फीट ले सकते। आप यहां से इस फुटबॉल को 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किए किसी एक वेलोसिटी से, आपको ये वेलोसिटी दिया गया है 64 फीट पर सेकेंड। बस आपको ये चेक करना है कि गोल होगा या नहीं होगा, गोल होगा या नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का एक सिंपल सा मेथड है, वो देख लो, लेकिन जो ज्यादा एक्यूरेट है वो सेकेंड टाइम बताएंगे। आप क्या कीजिए, फाइंड रेंज ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल का रेंज निकालो।
एक बार फुटबॉल का अगर रेंज आ गया, अगर वो रेंज 120 फीट से ज्यादा है तो बॉल गोल पोस्ट में जाएगा। क्या सही है? यस सर। ठीक है, तो चलो हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज का फॉर्मूला आप पढ़े यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, सही है। u के जगह आप पुट कर दिए 64 का स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री, मतलब साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, और नीचे g 32, तो ये हो गया 64 इंटू 64 इंटू 1 और नीचे 32, तो ये कर दिया भाई 2 टाइम्स, हो गया 28 विच इज ग्रेटर देन 120, सो गोल इज मेड, गोल होगा, सही है ना? गोल इज मेड, गोल होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जानते हैं ये जो आपको सिंपल सा मेथड दिखाई दे रहा है ना, वो इनकम्प्लीट है। कोई सर कैसे इनकम्प्लीट है? अच्छा आपको ये बता, क्या ये बॉल इसके ऊपर से पार नहीं हो सकता से? कैसे हो सकता है? हाँ, तो पता है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का एग्जैक्ट एकदम सटीक मेथड क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपको याद है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? आप बताइए क्या था इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलो, अरे बोलो बोलो फटाफट। x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta। पहले हम आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन x is, according to question x is 120, theta is 45 and u is 64 feet per second. Therefore y is 120 tan 45, g का वैल्यू 32, यहाँ पे 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, u स्क्वायर का मतलब 64 इंटू 64 और साथ में cos स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा cos स्क्वायर 45 को 2 से कैंसिल कर दे। Yes. अरे cos 45 1/√2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 से कट गया। Yes sir. Yes sir. अब और देखते जाना, फटाफट देखते जाना। 32 से ये कट रहा है 2 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू 120 tan 45 मतलब 1 हो गया, माइनस माइनस 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 64, तो 2 से एक और कटा 60 बार में, तो आप यहाँ पे कुल मिला के कैलकुलेशन कीजिए। 120 माइनस 7200 डिवाइडेड बाय 64, 8 से कट कर देते भाई, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 900, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 120 माइनस 900 बाई 8, 120 माइनस ये कितना हो गया 1, 10 मतलब 1, उसके बाद फिर 20 मतलब 2.5, तो क्या ये वैल्यू 7.5 आ रहा है? पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपका बॉल 64 फीट पर सेकेंड से 45 डिग्री एंगल पे फेंका जाएगा, तो जब वो यहां से 120 फीट दूर पहुंचेगा तो जमीन से उसका हाइट 7.5 फीट ही होगा, समझा? अरे भाई 7.5 फीट होगा तब तो अच्छा बात है ना, क्योंकि गोल पोस्ट तो 10 फीट तक है। हाँ सर। तो बोलो गोल होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा, होगा, समझे ना? तो ये एकदम श्योर शॉर्ट आंसर बताता है कि गोल होगा या नहीं होगा। क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन है, हो सकता है ऊपर से पार हो जाए, लेकिन वहां कोई कंफ्यूजन
कंफ्यूजन है, तुमको पता है कि वो 7.5 मीटर आ रहा है, इसका मतलब एकदम 10 फीट और 0 के बीच में इंटर कर रहा, सही है। Yes, sir. अच्छा, अगर वो 10 फीट के जगह पे y का वैल्यू 10 फीट के जगह पे 11 फीट आ जाता तो बोलो गोल होता कि नहीं होता? ऊपर से नहीं होता सर। ऊपर से पार हो जाता। वेरी गुड, ऊपर से पार हो जाता। अगर मान ले कभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते और y का वैल्यू निगेटिव आ जाता, y का वैल्यू निगेटिव आ जाता, इसका मतलब Sir, opposite direction से शायद वो गोल हो रहा है, sir. बॉल गोल पोस्ट से पहले गिर गया। y का वैल्यू निगेटिव आने का मतलब है कि बॉल गोल पोस्ट तक पहुंचा ही नहीं, पहुंचने के पहले ही गिर गया, समझा? Yes, sir. थोड़ा यहाँ तक नोट करो, हम फिगर में 2-3 चीज लिख देंगे, फिर और ज्यादा ये क्लियर रहेगा। नोट करो पहले यहाँ तक। मान लीजिए गोल पोस्ट का हाइट, और यहां से आप किसी एक बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंके हैं, यहां से यहां तक का वैल्यू x है। यूजिंग इक्वेशन y equals to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. By putting value of x, theta and u, we get value of y. पहला, अगर 0 से बड़ा और x से छोटा y आया, अगर 0 से बड़ा और x से छोटा y आया, गोल इज मेड, सही है। बी, अगर y ग्रेटर देन h आया, बॉल क्रॉसेस द गोल पोस्ट, वो गोल पोस्ट को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और अगर y, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे c, अगर y लेस देन 0 आया, बॉल डज नॉट रीच गोल पोस्ट, बॉल गोल पोस्ट को रीच ही नहीं करेगा। बॉल डज नॉट रीच गोल पोस्ट, बॉल गोल पोस्ट को रीच ही नहीं करेगा, ठीक है। आप इस फिगर में भी ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहां से चला और यहां कहीं गिर गया तो ये वो जगह है जहां y लेस देन 0 आता है। यहां से चला और ऊपर से निकल गया, ये वो जगह है जहां y ग्रेटर देन h है। लेकिन अगर यहां से चला और समवेयर यहां, तो ये वो जगह है जहां 0 से बड़ा y और h से छोटा होगा, सही है। बोलो बोलो, समझा क्या? This is physics, all about conditions, all about concept, चीज समझना होता है। नोट करो बढ़िया से। देखो जी सब कोई, लिखा है x is equals to t plus 3 power minus 1। x दे दिया है t plus 5, t plus 5 power minus 1। बोला एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना, एक्सेलरेशन निकालना। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालना है, तो dx by dt करते हैं, मतलब d by dt ऑफ t plus 5 पावर माइनस 1। तो देख भाई, इसका डिफरेंशिएशन ये है कि पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, सही है। और फिर जो अंदर वाला टर्म है उसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन यहाँ डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि केवल t का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 आ जाएगा और 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी हो गया माइनस t प्लस 5 पे पावर माइनस 2 और यहाँ बना। अब भी आ गया, अब तुमको एक्सेलरेशन चाहिए तो dv by dt करो, मतलब d by dt ऑफ माइनस t प्लस 5 पे पावर माइनस 2। फिर से वही कहानी दोहरा दो, फिर से वही कहानी, 1 माइनस 2 आगे और पावर में एक और माइनस
तो -3। साथ में फिर से डिफरेंशिएट कर दो अंदर वाले टर्म का, तो t + 5 करके वो फिर से 1 ही आ जाएगा। तो तुम्हारे एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 2t + 5 पे पावर -3 और फिर से यहाँ 1। अब देख ऑप्शन को देखना, क्या कोई भी ऑप्शन इस फॉर्म में दिया है? नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। तो ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है, वेलोसिटी या डिस्टेंस? अब जरा वेलोसिटी पे आओ, देखो यहां पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी में खुद t पे पावर -2 है, तो क्या हम इस एक्सेलरेशन को 2, जरा गौर करना सब कोई, t + 5 पे पावर -2 और इस पे पावर 3/2 लिख दें? Yes, sir. देख लो सब कोई, ठीक है। अब देखो t + 5 पे पावर -2 में लिखेंगे -b, Yes, sir. तो एक्सेलरेशन = 2 -b पावर 3/2। तो बोलो भाई क्या एक्सेलरेशन डिपेंड किया v पे पावर 3/2 पे? Yes, sir. तो किस पे? ए ऑप्शन समझे क्या? सॉरी बी वाला ऑप्शन 3/2। हाँ बोलो जी। एक बार फिर से बताइए ना सर, वो 3/2 प्लस सर कैसे आया सर? ओहो, हम देख रहे हैं, देखिए बन तो आपका यहीं पे गया, यहाँ पे बन गया है, खत्म। लेकिन ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है, ऑप्शन में वेलोसिटी है या डिस्टेंस है। तो हम थोड़ा वेलोसिटी को देखें, वेलोसिटी में t + 5 पे पावर -2 है, तो हमको इसको किसी तरह से -2 के ऑर्डर में लाना है। तो यहाँ पे जैसे हम -2 डाले, आना तो -3 चाहिए ना, यस सर। तो पावर फिर डाले 3/2। अब देख होगा क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कट जाएगा, -3 आ जाएगा। यस सर। बस वही है। अब इसके जगह -b लिख दिए, सॉल्व किए, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल v पे पावर 3/2, ठीक है। यस सर। नोट करो फटाफट। Some important points. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में, प्रोजेक्टाइल के रेंज के बारे में, किस तरह के प्रोजेक्टाइल के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? तो आप जनरल प्रोजेक्टाइल के बारे में आप चर्चा करें। ऐसा u at an angle थीटा। देखो भाई हम लोग पहले से सीख के रखे हैं कि रेंज = u² sin 2 θ/g। अब सोचो अगर हम लोग sin 2 थीटा को मैक्सिमम कर दें, एक ही वेलोसिटी से अलग अलग एंगल पे आप बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक ही वेलोसिटी से अलग अलग एंगल पे आप बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप ये देखना चाहते हैं कि किस वेलोसिटी किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम है। तो sin 2 थीटा मैक्सिमम, तो क्या रेंज का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है ना, मतलब 90 डिग्री पे। थीटा वैल्यू 45। हाँ, तो 2 थीटा 90 हो गया, इसका मतलब थीटा 45 हो गया। तो आज से तुम दो चीज याद रखना कि अगर थीटा 45 है तो उस समय रेंज का वैल्यू है मैक्सिमम। डिड यू गेट दिस? समझ में आया? Yes, sir. अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो याद रखिएगा उसका रेंज मैक्सिमम होगा। उसका रेंज मैक्सिमम होगा कितने डिग्री एंगल पे? 45 डिग्री एंगल पे उसका रेंज कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ओके,
अब जरा दो और एंगल देखो गौर से, ध्यान से। हाँ, अगला पॉइंट इसी में, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो रेंज का इक्वेशन है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एंड अगर एंगल 90 माइनस थीटा है, मतलब सर बताइए, आप मान लीजिए प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किए और आप प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किए। 60 मतलब 90 माइनस 30। बोलो बोलो, समझा? यस सर। तो जरा देखो रेंज क्या आता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा बाई जी। तो R2 विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो 180 माइनस 2 थीटा। कोई बताएगा 180 माइनस 2 थीटा साइन में क्या होगा? साइन 2 थीटा। वेरी गुड, ये साइन 2 थीटा होगा। तो मेरा R2 का भी वैल्यू, मेरे R2 का भी वैल्यू वही आ रहा है जो R1 है। इसका मतलब ये है कि रेंज चाहे आप थीटा एंगल पे निकाले या रेंज का वैल्यू आप 90 माइनस थीटा एंगल पे निकाले, दोनों बराबर होता है। समझे? यस सर। अगर हमारा रेंज का, अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो या वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा, दोनों केस में रेंज कैसा होता है? सेम सर। सेम। फिगर देखो ध्यान से, फिगर देखो ध्यान से। हर बार सेम वेलोसिटी से फेंका गया, हर बार सेम वेलोसिटी से फेंका गया। एंगल देखना, ये है थीटा, ये है 45 डिग्री, और जो तीसरा वाला है वो है 90 माइनस थीटा। समझा फिगर? यस सर। देखो देखो, आर थीटा पे या आर 90 माइनस थीटा पे बराबर, और आर 45 डिग्री पे मैक्सिमम। समझा क्या ये फिगर? यस सर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब देखो, अब मान लो जैसे हम तुमको एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं। मान लो मेरा तुमसे लड़ाई हो गया और मेरे हाथ में स्टोन पत्थर, हम चला के तुमको मारेंगे, लेकिन मेरे हाथ में जो ताकत है वो ज्यादा से ज्यादा उस स्टोन को 60 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर सकता है। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा उसको 60 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो बता तुम कौन सा फिजिक्स लगाएगा कि तुम मेरे उस स्टोन के रेंज से बाहर चला जाओ? सोच के बोलो। पता तुम क्या करेगा? लड़ाई होगा तो कॉपी किताब लेके बैठ जाएगा और उसमें u का वैल्यू पुट करेगा 60 और थीटा पुट करेगा 45। तो फिर देखेगा कि रेंज कितना आया। मान ली रेंज आया 120 मीटर, तो तुम अगर 120 मीटर से थोड़ा भी एक कदम पीछे रहेगा तो मेरा स्टोन तुम तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगा। सही है? यस सर। क्योंकि हम उस 120 से ज्यादा फेंक ही नहीं पाएंगे। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मेरा स्टोन किसी भी एंगल पे हम फेंकेंगे, हम किसी भी एंगल पे फेंकेंगे, यहाँ तक नहीं पहुंचा पाएंगे। क्या इस बात समझ रहा तुम? यस सर। तो ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक सब में है, ध्यान रखना। हाँ, नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट। चलो, ये रेंज से इक्वेशन था, रेंज। अच्छा, हम एक चीज और इसमें पूछना चाहते हैं, देखना तो थोड़ा ये बात समझना। अगर हम लोग थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे 0 डिग्री टू 90 डिग्री, बताओ तो प्रोजेक्टाइल का रेंज कैसे वैरी करेगा? अगर आप 0 डिग्री से एंगल बढ़ाते जा रहे, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, एंगल बढ़ाते जा रहे 90 तक, तो बताओ तो रेंज कैसे वैरी करेगा? 0 से 45 तक बढ़ेगा सर, और 45 से 90 तक फिर घट जाएगा। वेरी गुड।
वेरी गुड. रेंज फर्स्ट increases becomes maximum for theta equals to 45 degree and then decreases. तो रेंज का वैल्यू शुरुआत में बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा जब थीटा 45 हो, उसके बाद फिर घटेगा. क्या किसी को दिक्कत समझने में? नोट कर लेना उसको भी. चलो अब सबको ध्यान दो टाइम पीरियड पे. ये भाई t इक्वल्स टू 0, यहाँ t इक्वल्स टू t और हमारे इस t का वैल्यू आया 2uy/g बोलो या फिर 2u sin थीटा बाई g. 2u sin थीटा बाई g. अब जरा आगे देखिए, अगर हम लोग थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं, बताओ टाइम पीरियड कैसे वैरी करेगा? थीटा देखो, बोलो 2u sin थीटा बाई g. अगर थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम पीरियड कैसे वैरी करेगा? बोलो बोलो. अरे भाई लगातार इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली. जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे ही बढ़ते जाएगा. सही है. अब जरा टाइम को देखना, यहाँ 0, यहाँ t, बीच में क्या ये t/2 है? यस सर. अब एक और फिगर देखो, तुम प्रोजेक्टाइल को गौर से देखना, उसका 2 वर्टिकल हाइट होता है सेम फॉर 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ x. समझे क्या? यस सर. एक बार जाते समय और एक बार लौटते समय उसका वर्टिकल हाइट सेम होता है, 2 अलग अलग वैल्यू के लिए. अगर x इक्वल्स टू 0 है तो ये मान लो x1 है, यहां से यहां तक x1 है और यहां से यहां तक x2 है. तो आपको एक फिगर हम दिखा रहे हैं, यहां से यहां तक जिसको आप रेंज कहते हैं वो रेंज होता है x1 प्लस x2. अब टाइम पीरियड देखना, अगर ये टाइम है t इक्वल्स टू 0, यहां पहुंचा है t1 पे, यहां पहुंचा है t2 पे और यहां पहुंचा है t पे, तो याद रखना t इज t1 प्लस t2. क्या आप ये समझे? तो टाइम पीरियड में इन सब चीज को बहुत ध्यान रखना है. जब आप टाइम पीरियड को यूज करेंगे तो ऐसे ध्यान रखना. ओके ठीक है. एक और चीज देखो, हाइट भी देख लो, खत्म करो. थर्ड मैक्सिमम हाइट, क्या इस हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. सोच के बताना कि अगर आप थीटा को इंक्रीज करेंगे व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन h? हाइट बढ़ेगा, हाइट भी इंक्रीज करेगा, हाइट भी इंक्रीज करेगा. अगर आप थीटा को इंक्रीज कीजिएगा हाइट भी इंक्रीज करेगा. समझ में आया सबको? यस सर. चलो जी नोट करो यहां तक फटाफट. मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. u थीटा, यहाँ पे ux है, uy है, मैक्सिमम हाइट पे केवल ux है और यहाँ पे ux है और uy नीचे. A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट. जरा देखना, काइनेटिक एनर्जी अगर आप A पे लिखेंगे तो आपका आंसर होगा ½ mu स्क्वायर.
काइनेटिक एनर्जी बी पे कितना बोलो तो, हाफ एम यूएक्स का स्क्वायर, क्योंकि आपको याद है बी पॉइंट पे वाई कंपोनेंट 0 होता है। यस सर। और यही काइनेटिक एनर्जी वापस से सी पे बोलो तो हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। जिस स्पीड से आप फेंकेंगे टकराते समय वही स्पीड होगा, बस डायरेक्शन बदल जाता है। सो ये काइनेटिक एनर्जी रहा। लेकिन मोमेंटम को जरा गौर से देखिए, मोमेंटम एक वेक्टर है। ओके, मोमेंटम ए पे जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे एम यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप। जब आप यही मोमेंटम बी पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे एम यू एक्स आई कैप। और जब आप यही मोमेंटम सी पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे एम यू एक्स आई कैप माइनस यू वाई जे कैप। समझा क्या? क्या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का बेसिक डिफरेंस तुमको समझ में आता है कि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर है तो केवल मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, लेकिन मोमेंटम एक वेक्टर है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। समझा क्या? बोलो बोलो। यस सर। चलो ठीक है, फिर इतना नोट कर लीजिए।